एनवीएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं साइंस ऑफ क्लास 10th एंड दैट इज चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और इसके लिए हम लोगों ने अपनी नोट्स तैयार कर रखी है और इस नोट्स में आइए देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो इसीलिए इस नोट्स का देखिए कंटेंट हम लोगों ने डिज़ाइन कर रखा है। इस कंटेंट में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में कि ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और सबसे पहले हम लोग चेंज से शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इस दुनिया में बदलाव, चेंज हमेशा होता ही रहता है और कहते हैं कि ये चेंज दो तरह का है। ये चेंज दो तरह का होता है, एक तो है फिजिकल चेंज, एक है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज क्या है? एक ऐसा चेंज जहां कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। वेयर अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है? न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए फिजिकल चेंज में क्या रहता है कि जो पुराना सब्सटेंस रहता है वही रहता है, उसका सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाता है, उसका केमिकली उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर यहाँ इसकी बात करें केमिकल चेंज में, तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है, देयर इज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो न्यू सब्सटेंस यहाँ फॉर्म होता है, ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और विद न्यू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। इसको भी हम लोग अभी और आगे पढ़ेंगे। तो देखिए जो ये केमिकल चेंज का जो ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस या अ रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, है ना। इस सब को हम लोग पढ़ेंगे। इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन में हम लोग स्पेशली दो चीजें पढ़ेंगे। उसमें केमिकल इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, उसमें रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब बातें पढ़ेंगे। और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, मतलब देखिए केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ सीखेंगे कि कैसे एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, है ना, ये सब सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे यहीं पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए यही हम लोग सीखने वाले हैं क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आप लोग पहले से भी जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन के लिए एक रिएक्शन के लिए एक टर्म आता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को भी डिटेल में पढ़ेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन को भी हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे और डिटेल में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। और ये सब का सब हम लोग सिंगल वीडियो में करने वाले हैं, बस बने रहिए हमारे साथ, देखिए। तो और यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन रेसिडिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को। तो देखिए ये तो रहा चैप्टर का कंटेंट, है ना। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस रिएक्टेंट। देखिए जो सब्सटेंसेस आपस में मिल करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो जो आपस में मिल करके नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं हम लोग? रिएक्टेंट्स। द केमिकल्स, द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। यहाँ दोनों की डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स आर converted to one or more
डिफरेंट सब्सटेंसेस, और डिफरेंट सब्सटेंसेस जो न्यू डिफरेंट सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट। तो हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि जैसे जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं, रिएक्टेंट। जैसे इस केमिकल रिएक्शन में देखिए सोडियम और वाटर, सोडियम को जब वाटर के साथ मिलाया जाता है या सोडियम को वाटर में डाला जाता है तो ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट। और यहाँ प्रोडक्ट नई चीज क्या बनती है, तो यहाँ नई चीजें भी दो बनती हैं, प्रोडक्ट भी दो बनते हैं। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एक एल्कलाई है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाई है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है जो कि रॉकेट फ्यूल के नाम से भी जानी जाती है ना। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which two or more substances get combined, get react to produce one or more product, one or more new substances, and these new substances are called as product. तो hope you are clear about it. एंड बिल्कुल ऐसे ही अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में जो सबसे बेसिक पहले ही पेज पे जो एक्टिविटी दे रखी है उसमें मैग्नीशियम दिया गया है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की एक्टिविटी है। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम लिया और उसको जब हम लोग एयर में मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर पाते हैं, है ना। अब ये रिएक्शन देखिए, अब ये रिएक्शन ये एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हम लोगों ने इस रिएक्शन को जो चीजें हमने बोला है वो केमिकल रिएक्शन है, लेकिन जो हमने यहाँ लिख दिया है, जो हमने यहाँ राइट किया है, ये केमिकल इक्वेशन है। अब देखना ये है कि क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो देखिए जैसे यहाँ 1 mg है, यहाँ 1 mg है, यहाँ 1 O है लेकिन यहाँ 2 O है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। अब O को बराबर करने के लिए यहाँ हम 2 लगाते हैं तो यहाँ भी 2 लग जाएगा, इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। अभी डिटेल में देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट्स के बारे में देखते हैं। आइए, तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, देखो डिसअपियर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन को ही हम लोग क्या एक और नया टर्म कह सकते हैं, चेंज, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखी थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन में या केमिकल चेंज में जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं या डिसअपियर हो जाते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, एक नए सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए उन्हीं सब्सटेंसेस को हम लोग जो है कहते हैं केमिकल रिएक्टेंट्स, उन्हीं को कहते हैं रिएक्टेंट्स। एंड देखिए प्रोडक्ट क्या होता है, तो द केमिकल सब्सटेंस formed during a chemical reaction या new substance formed during a chemical reaction is called as product। तो प्रोडक्ट क्या है, जो नई चीज बनती है, जो नई चीज बनती है उसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। जैसे मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन में बर्न किया तो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ लाइट और हीट निकली और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, प्रोडक्ट, क्योंकि वो न्यू सब्सटेंस है ना। और ऐसे ही देखिए यहाँ इस रिएक्शन में यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल ले लिया है, ये AgNO3 दैट इज क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 मतलब क्या हो गया, ये सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड से, तो क्या क्या चीज बनता है, NaNO3 जो कि क्या है, सोडियम नाइट्रेट बन गया, प्लस क्या बना है, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, क्या हो गया ये, सिल्वर क्लोराइड। तो होप यू आर क्लियर अबाउट इट कि ये रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अगर कभी भी दिया हो तो आप क्या बता सकते हैं कि कौन सा टर्म रिएक्टेंट है और कौन सा टर्म प्रोडक्ट है। तो जो देखिए जो चीजें आपस में कंबाइंड होती हैं वही क्या है, रिएक्टेंट है, जो न्यू सब्सटेंस बनता है वही प्रोडक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे यहाँ क्या है, गिव द नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहीं पर देखिए एक एक्सरसाइज हम लोगों ने दे दिया आपके लिए। क्या एक्सरसाइज है कि गिव द नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताइए इसमें इस पूरी रिएक्शन में, ये रिएक्शन नंबर 1 में रिएक्टेंट कौन है, हु इज रिएक्टेंट, इसमें रिएक्टेंट कौन है,
तो ये पूरी चीज क्या है, ये पूरी चीज जो इस साइड है, ये एरो के लेफ्ट साइड आप देखिए, जो एरो के लेफ्ट साइड है ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स। और इस साइड के पूरे ये सब्सटेंसेस क्या हैं, ये प्रोडक्ट हैं। तो इट इज वेरी इजी, यू कैन डू इट। ओके, इसको पॉज करके आप कर लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक हम लोग के सामने है एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एवरीडे लाइफ। देखिए हमारे दैनिक जीवन में, हमारी रियल लाइफ में, हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, उनको ऑब्जर्व भी करते हैं, बस हमें उनसे थोड़ा फैमिलियर होने की ज़रूरत है। देखिए जैसे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, कंबशन, रिस्पायरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन, ये पूरा का पूरा सब का सब क्या है, केमिकल चेंज है और केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए फोटोसिंथेसिस कौन लोग करते हैं, प्लांट्स करते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में ये प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेता है और उससे फूड प्रिपेयर करता है। तो इसमें क्या रहता है कि देखिए फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, अगर हम लोग इसका इक्वेशन लिखें तो देखिए क्या लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 H2O, तो फाइनली इट विल फॉर्म 6C6, तो फाइनली इट विल फॉर्म wait a minute, okay, so it will form C6H12O6, that is glucose, and plus ओके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 6CO2 है ना, एंड प्लस 6H2O, मतलब यहाँ एक्सेस अमाउंट में वाटर रहता है और वो बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है और यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन क्या है, यहाँ सनलाइट चाहिए, क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ओके आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कंबशन की बात करें, किसी भी चीज का जलाना, जैसे हम लोग कार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बनता है, CO2 प्लस हीट निकलती है, प्लस क्या निकलती है, हीट, प्लस हीट निकलती है, क्या यार क्या कर रहे हो, बेइज्जती न करो। प्लस हीट निकलती है। ऐसे ही कोई ऑर्गेनिक फ्यूल को हम लोग बर्न करेंगे, चाहे कोल हो चाहे पेट्रोलियम हो या कोई अन्य अदर थिंग, जैसे वुड को ही, लकड़ी को ही जलाएंगे, तो कोई भी ऑर्गेनिक फ्यूल होगा, ऐसा फ्यूल ऑर्गेनिक लिविंग थिंग से मिलने वाला कोई फ्यूल होगा या फोसिल फ्यूल होगा, तो उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो हमें CO2 मिलेगा और प्लस H2O मिलेगा और प्लस बहुत सारी हीट रिलीज होगी। ठीक है, बहुत सारी क्या रिलीज होगी, हीट। तो बहुत सारी हीट रिलीज होगी, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे ही रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट होता है, उसमें ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन जब हम लोग सांस लेते हैं तो ग्लूकोज, ये जो है ना रेड ब्लड सेल का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लेता है और ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और इसको ले जाता है सेल के अंदर, वहाँ पर पहले से ही ब्लड ही पहुँचाता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जो है ना क्या होता है, बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, स्लो बर्निंग होती है, कंबस्टन होता है और उससे जो है ना, उससे हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड ADP। तो ये रिस्पायरेशन भी एक तरह से क्या है, ये स्लो कंबस्टन है, ये भी क्या है, स्लो कंबस्टन।
तो ये भी एक तरह का स्लो कंबशन है, ये भी याद रखना चाहिए। ऐसे डाइजेशन है, तो डाइजेशन में क्या होता है कि देखिए जैसे हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, जैसे हम लोग अपनी डाइट में हम लोगों ने चावल खाया, रोटी खाया, दाल खाया, तो वो सब चीज़ें जब हम लोग खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाता है, तो वो चीज़ें अभी वाटर में सॉल्युबल नहीं हैं। डाइजेशन का मेन पर्पस होता है कि उन सब चीज़ों को ब्रेक डाउन करके बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस, एंजाइम्स वगैरह सब आती हैं, उसका केमिकल चेंज करती हैं उसके अंदर, और केमिकल चेंज करके उसका मेन टारगेट होता है कि इसको इस तरह से डाइजेस्ट करें कि ये वाटर में सॉल्युबल हो जाए, जिससे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है इसको एब्जॉर्ब करके डिफरेंट बॉडी पार्ट तक यूटिलाइजेशन के लिए भेज दे, और बाकी अनडाइजेस्टेड वेस्ट बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, है ना। इतना तो आप लोग को आइडिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब अगला टॉपिक हम लोग का शुरू होता है फोटोसिंथेसिस, तो बता ही दिया था, है ना, यही चीज़ अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई सनलाइट की एनर्जी, क्लोरोफिल और ये चीज़ चाहिए तब ये सब बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कंबस्शन मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन को ले लो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप बर्न करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट ही मिलेगी। ठीक है, ये रिएक्शन याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए रिस्पायरेशन, तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि सेल के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीजन से क्या होता है, स्लो कंबस्शन, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, तो एनर्जी एटीपी और एडीपी के फॉर्म में निकलती है। किसके फॉर्म में निकलती है एनर्जी, एटीपी और एडीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये सब है यहाँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन में सबसे मेन वजह क्या होती है, ये भी एक केमिकल चेंज है। जो कुछ भी रस्ट हो गया है वो आयरन का ऑक्साइड है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है आयरन का ऑक्साइड। यहाँ देखिए आयरन जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर, देखिए रस्टिंग सिर्फ मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा। अगर मॉइस्चर नहीं होगी तो भी रस्टिंग नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं हो तो भी रस्टिंग नहीं होगा, मतलब दोनों कंडीशन नेसेसरी है। तो देखिए जब ये आयरन नेल वाटर और ऑक्सीजन के दोनों के संपर्क में आता है तो इसके ऊपर ब्राउन कलर का एक कोटिंग आ जाता है, जिसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं। ये कोरोजन ऑफ मेटल का भी पार्ट है, अभी उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सभी मेटल के लिए क्या टर्म है, कोरोजन, मतलब ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर एंड मॉइस्चर मतलब एयर के अंदर तो यही आ गया ना, ये ऑक्सीजन एयर ही है, और ये मॉइस्चर हो गया, वाटर मॉइस्चर हो गया, है ना। और कोई भी मेटल होगी तो उसके साथ कुछ ना कुछ फिनोमेना होता है। अब सब के लिए तो उसे क्या बोलते हैं, कोरोजन, लेकिन आयरन के लिए कोरोजन के लिए एक स्पेशल टर्म है जिसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग रस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है। तो देखिए जब आयरन ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 डॉट XH2O, ये चीज मतलब फॉर्म होता है, और दिस इज द रस्टिंग। ठीक है, तो यही रस्टिंग है, और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रस्ट का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसके साथ वाटर का भी कंपोनेंट जुड़ा रहता है, दैट इज मॉइस्चर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आगे बढ़ते हैं, क्या आगे हम लोग को पढ़ना चाहिए। देखिए डाइजेशन में जैसे बताया, प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के देखो डिफरेंट एंजाइम्स और डिफरेंट केमिकल हमारे स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड बना देते हैं, स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज और ग्लूकोज में बदल देते हैं, और फाइनली लिपिड मतलब फैट या लिपिड मतलब फैट एंड ऑयल जो होता है, फैट एंड ऑयल को ये कन्वर्ट करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ठीक है, ये सब है, तो जनरल टॉपिक्स हैं, ये सब जानना चाहिए आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या ऐसी घटनाएं होंगी जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे आसपास केमिकल रिएक्शन हो रही है। देखिए केमिकल रिएक्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे केमिकल रिएक्शन की पहचान होती है। जैसे इसी को हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखिए 5 फीचर्स होते हैं। एक तो है चेंज इन स्टेट, कह रहे हैं इन पांचों में से कोई एक या एक से ज़्यादा फीचर तो जरूर होगा अगर कहीं केमिकल चेंज हो रहा होगा। बाय द वे अगर केमिकल चेंज नहीं हो रहा है तो इनमें से कोई नहीं होगा, या मान लो एक आध होगा भी तो कोई बहुत फर्क नहीं है। लेकिन अगर केमिकल चेंज है तो इनमें से कोई ना कोई रहेगा, इससे एक से ज़्यादा भी फीचर वहाँ पे प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं। जैसे चेंज इन स्टेट, कई बार हम लोग देखते हैं कि जब आपस में रिएक्शन होती है तो देखिए जैसे सोडियम ने रिएक्ट किया, अगर सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है, इससे रिएक्ट करता है वाटर H2O से,
तो H2O से रिएक्ट किया सोडियम ने, तो ये क्या बन गया यहाँ, सोडियम ने वाटर से रिएक्ट किया तो यहाँ बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और प्लस वाटर रिलीज हुआ यहाँ, तो वो प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ की हाइड्रोजन जो है क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई। यहाँ क्या बन गया, यहाँ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ इवोल्यूशन ऑफ वो चेंज इन स्टेट हो गया कि नहीं, बताइए। ये सब सॉलिड में था, यहाँ गैस में भी आया और यहाँ लिक्विड में भी आया, है ना। देखिए ये सोडियम तो सॉलिड है ना, और ये क्या है, लिक्विड है, ये लिक्विड है, और ये क्या है, ये लिक्विड है और ये गैस है, तो चेंज इन स्टेट आया, है ना। इसे स्टेट में चेंज होता रहता है, और समटाइम्स देखिए स्टेट में चेंज होता ही रहता है। तो चेंज इन स्टेट एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है चेंज इन कलर का, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आता है। देखिए जैसे पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड आपस में जब रिएक्ट करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के आई जब रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, ये जब इससे रिएक्ट करता है तो यहाँ बनता है लेड आयोडाइड PbI2। यार कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो, PbI2 बनता है, तो ठीक है PbI2 बनता है और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है KNO3 बन जाता है ना, दैट इज यहाँ KNO3 बन जाता है, क्या बन जाता है, KNO3। तो ये जानना चाहिए हम लोग को, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि ये सब देखो, ये सब कलरलेस हैं, इनका कोई कलर नहीं है, कलरलेस, ये दोनों के दोनों ही कैसे हैं, कलरलेस, कैसे हैं, कलरलेस, ये सब कैसे हैं, कलरलेस, लेकिन ये कलरलेस हैं, लेकिन अगर हम इनकी बात करें, ये जो है ना, ये येलो कलर का है, येलो कलर का PPT प्रेसिपिटेट है, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहीं पर देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जांपल है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे पहली वाली रिएक्शन में क्या था कि गैस रिलीज हुई थी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी तो वो बाहर निकलेगी, है ना। तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जांपल है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जैसे इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखिए चेंज इन टेम्परेचर के हिसाब से केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती हैं। एक होता है इंडोथर्मिक, कौन सी रिएक्शन होती है, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक, और दूसरे होते हैं एक्सोथर्मिक, दूसरी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एनर्जी, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए हीट एनर्जी जिसमें एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पर क्या रहता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, लेकिन यहाँ हीट रिलीज होती है, हीट रिलीजेज। तो यहाँ हीट रिलीज होती है, यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ हीट रिलीज हो रही है। मतलब ये है कि देखिए अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हम लोग जब हीट करते हैं तब ये, इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तब ये ब्रेक डाउन होकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में बदल जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, हमने इसको हीट दिया तब जा करके ये टूटा। तो यहाँ क्या है, ये एक तरह का इंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इसमें क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर यहीं पे बात करें कि एक रिएक्शन जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, अगर हम इसको वाटर में मिला दें तब क्या होगा, ये अपने आप वाटर से मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये यहाँ पर बहुत सारी हीट निकलेगी, प्लस हीट। तो हीट निकलेगी मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अपने आप टेम्परेचर बढ़ेगा।
तो ये सारी सीन्स यहाँ पर होती हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पांचवा करेक्टर क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। जैसा कि अभी लिखा था, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना था पोटेशियम आयोडाइड का। जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे देखिए कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के लिए अगर हम लोग देखें कि जैसे हम लोगों ने अभी रिएक्शन लिया था कि पोटेशियम आयोडाइड, इसके रिएक्शन करा दे रहे हैं लेड नाइट्रेट से रिएक्शन करा दे रहे हैं। तो यहाँ रिएक्शन में बन क्या रहा है, रिएक्शन में बन रहा है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 ये बन रहा है ना, ये चीज़ यहाँ बन रहा है। तो ये जो है ना, ये पीपीटी है, प्रेसिपिटेट। पीपीटी लिखा था वहाँ भी, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, और ये येलो कलर का होता है। तो ये दोनों का एग्जाम्पल है, चेंज इन कलर एज वेल एज प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। तो कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन जरूर मेंशन होगा, मतलब जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा, है ना। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो इनमें से, इन पांचों में से कोई ना कोई एक घटना जरूर होगी। हो सकता है एक से ज़्यादा हो जाए, जैसे इस केस में, इस एग्जाम्पल में। तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, यहाँ चेंज इन कलर और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन दोनों ही घटनाएं हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। तो देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। चेंज इन स्टेट, यहाँ इन्होंने, मतलब हमने भी एग्जाम्पल यहाँ लिख रखा है, इन एग्जाम्पल्स को भी समझ लो। देखिए चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल है कि देखिए ये गैस में है और ये गैस में है, जब दोनों ने रिएक्ट किया तो यहाँ क्या बन गया, लिक्विड, ये लिक्विड बन गया। ऐसे देखिए ये सॉलिड में है, ये गैस में है, और यहाँ ये किस में बन गया, गैस में। तो चेंज इन स्टेट हो रहा है ना, चेंज इन स्टेट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए चेंज इन कलर का ये भी एक एग्जाम्पल है। इसका एक्टिविटी तो हम लोगों ने भी किया था, हम लोगों ने किया है, और मतलब यूट्यूब पर ये अपलोडेड है। देखिए जैसे आयरन नेल है, ये क्या है, ये आयरन नेल है। जब हम लोग आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो कॉपर, ये आयरन का कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है, कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होकर के रेडिश ब्राउन हो जाता है, और ये कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में बदल जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है और इसका कलर कैसा रहता है, ग्रीन। तो यहाँ चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, देखिए कई सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करती है तो मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। वही एग्जाम्पल यहाँ चिपका हुआ है। देखिए जिंक मेटल जब रिएक्ट करती है H2SO4 मतलब एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल है। ऐसे एक रिएक्शन यहाँ है कि ये सोडियम सल्फेट है, HCl से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, NaCl, वाटर और SO2 गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये बता दें खास बात कि ये सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन की मेन वजह है। दिस इज मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। तो अगर एसिड रेन का कोई मेन वजह है तो यही है। बाकी इसके सहायक, इसके अलावा और कौन गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि उनकी वजह से नाइट्रिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बोनिक एसिड बन जाता है, और इसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ये SO2 जब वाटर से मिलती है सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और एसिड रेन में मेन कंट्रीब्यूशन इसी एसिड का है। ऐसे ही देखिए एक और एग्जाम्पल है यहाँ, सोडियम सल्फाइड जब HCl से रिएक्ट करता है तो NaCl बनता है और हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसकी स्मेलिंग बहुत ही बैड स्मेल होती है इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस के। आगे चेंज इन टेम्परेचर, तो जैसे चेंज इन टेम्परेचर में क्या है कि जब हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट अगर लगेगी तब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए ये क्विक लाइन है, क्या है ये, क्विक लाइन। अभी इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने भी लिखा था। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट निकलती है। तो यहाँ जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीजेज। ऐसे ही रिस्पायरेशन, अगर देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो वहाँ रिस्पायरेशन करते हैं,
है ना। तो जब सेल के अंदर रिस्पायरेशन होता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर उसी से मेंटेन होता है। सोचो अब अगर हम लोग वर्कआउट करें तो हमारी बॉडी गर्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोग इंटेक करते हैं और ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होती है, रिस्पायरेशन वाली, कंबस्शन, स्लो कंबस्शन होता है और उससे हमारे बॉडी में हीट जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एडीपी, और वही हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज करती है। तो रेस्पायरेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसी के अक्रॉस अगर हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो जब हम पेड़ पौधों के नीचे धूप के टाइम पे भी ठंडा क्यों रहता है? इसीलिए रहता है, जैसे दिन में बहुत बहुत कड़ाके की धूप है लेकिन पेड़ों के नीचे क्या रहता है? ठंडा रहता है। तो पेड़ पौधों के नीचे ठंडक होने की मेन वजह क्या है कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती रहती है उसकी वजह से स्लाइटली क्या होता है, कुछ ना कुछ कम, मतलब टेम्परेचर वहाँ कुछ कम रहता है। और इसका एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि मिंट जानते ही हैं सब लोग, उसको वाटर में हम लोग मिलाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। आपको पता भी होगा, खाने के बाद हमें पता ही चलता है कि खाने के बाद हमें ठंडा ठंडा लगता है ना, ये भी बात है। आगे बढ़ते हैं, ये सब काफ़ी डिटेल्ड ये सब है, देख सकते हैं। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, देखिए प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में एक एग्जांपल ये हम लोगों ने लिख रखा है कि कॉपर सल्फेट जब सोडियम NaOH से रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट बनता है और यही है प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट है, PPT, है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है प्रेसिपिटेट, है ना। और पता है एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां प्रेसिपिटेट बनता है तो उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम लोग माने तो ये जितने रिएक्शन यहाँ लिखे हैं सब की सब क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसीलिए देखिए ये एग्जाम यहाँ लिख भी दिया है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल, और ये क्या किसका एग्जाम्पल है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये रिएक्शन को आप स्टडी करिए और देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रेसिपिटेट, देखिए जैसे ये सॉल्यूशन है, ये क्या है? एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में देखिए एक रिएजेंट डाला गया ये, और इस रिएजेंट के डालने की वजह से यहाँ एक सस्पेंशन क्रिएट हुआ। सस्पेंशन क्रिएट हुआ मतलब, सस्पेंशन का मतलब जैसे पानी और बालू का मिक्सचर होता है, सैंड एंड वाटर का मिक्सचर होता है, उसमें सैंड क्या है? वहाँ सस्पेंडेड रहता है और अगर उसको 5 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ दें तो सारा सैंड नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी हुआ है। ये जो केमिकल डाला था उसकी वजह से कुछ कलर चेंज हुआ और ये देखिए यहाँ ये प्रेसिपिटेट यहाँ क्या हो गया? सेडिमेंट हो गया। ये प्रेसिपिटेट यहाँ सेडिमेंट हो गया और ये प्रेसिपिटेशन का देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है? अ केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है केमिकल इक्वेशन? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वाटर बनता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिंबल के फॉर्म में कि 2H2 प्लस O2 मिलके बनते हैं H2O, 2H2O। तो ये इस तरह के फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। अदरवाइज ऐसे लिखेंगे तो ये क्या रहेगा? केमिकल रिएक्शन। तो ये चीज क्या है? तो ये केमिकल रिएक्शन है, ये चीज केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये क्या है? इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, ये हम लोग समझ गए हैं। मेकिंग इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, देखिए कोई केमिकल इक्वेशन ज़्यादा इंफॉर्मेशन कब देता है? जब उसमें हम लोग कुछ उसमें ऐड ऑन कर दें। जैसे कोई मान लो सॉलिड है तो सॉलिड में ब्रैकेट बना के लिख दिया S, लिक्विड है तो ब्रैकेट बना के लिख दिया L, गैस है तो फॉर G लिख दिया। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्वेशियस सोल्यूशन है तो A क्यों लिख दिया? एक्वेशियस सोल्यूशन, फॉर एक्वेशियस सोल्यूशन। तो इस हिसाब से हम लोग देखिए जैसे ये सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वाटर हाइड्रोजन गैस। अच्छा, यहाँ सोडियम और वाटर से रिएक्ट करता है तो यहाँ वाटर बनना चाहिए, अरे वाटर नहीं, यहाँ गैस बनना चाहिए। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे, ये वो नहीं होना चाहिए, है ना। इस हिसाब से ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है, वाटर गैस का तो कोई मतलब है नहीं, है ना। तो यहाँ क्या है? सोडियम सॉलिड है, जब ये रिएक्ट हुआ वाटर से तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वेसियस मतलब वाटर के फॉर्म में, सोल्यूशन के फॉर्म में बना है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन है और गैस को रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से हम लोग उनके स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
प्रिसिपिटेशन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाई यूजिंग एरो। और देखिए प्रिसिपिटेट को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि देखिए जैसे इस पूरे रिएक्शन में बेरियम सल्फेट ये प्रिसिपिटेट है, तो इसको हम लोग ये डाउन एरो लगा के हम लोग दिखा सकते हैं। और गैस के लिए हम लोग ऊपर की तीर का दिखा सकते हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस हुई है, अगर कोई गैस निकल रही है तो उसके लिए अपवर्ड साइन है, और अगर कोई प्रिसिपिटेट बन रहा है तो उसके लिए डाउन साइन है, क्योंकि प्रिसिपिटेट नीचे जाता है और गैस ऊपर निकलती है ना, इसलिए ये चीज़ साइन कन्वेंशन माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इट इज अ इक्वेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम फॉर ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर सेम। मतलब ये कहना है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड टोटल चार्ज एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ एटम आर सेम ऑन बोथ साइड, प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट साइड। और यही चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ देख लिया। ठीक, कि यहाँ तो ये बैलेंस्ड है कि नहीं, देखिए जिंक एक है, यहाँ भी जिंक एक है, SO4 एक है, SO4 एक है, H2 है, इधर H2 है, तो ये क्या है, पूरी तरह से ये बैलेंस्ड है। लेकिन ऐसा रखते हैं जहाँ इक्वेशन बराबर ना हो तो उस केस में अनबैलेंस होगा। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये हम लोग देख सकते हैं कि एटम्स दोनों तरफ बराबर ना हो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड एज वेल प्रोडक्ट साइड, ये दोनों इक्वल ना हो तो उस केस में ये हो जाता है ना, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। बैलेंस का जस्ट अपोजिट ही क्या होता है, अनबैलेंस। यहाँ मेन टारगेट ये है कि हमें अनबैलेंस को बैलेंस करना होता है, इसी टॉपिक को कहते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इसी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करें, दैट इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का है व्हाई टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की इसलिए ज़रूरत है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग केमिकल रिएक्शन में अप्लाई कर सकें। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो ये लॉ पूरी तरह से फॉलो हो, इसलिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड नंबर ऑफ एटम का बराबर होना, इक्वल होना बहुत ज़रूरी है ना। अदरवाइज क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल रिएक्शन में फॉलो नहीं होगा और ये हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है। ठीक, इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पहले मतलब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम, और नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट मतलब बाद, केमिकल रिएक्शन के बाद सेम रहना चाहिए। तो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो देखिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं बैलेंस, यहाँ सीखते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि एक रिएक्शन है जहाँ N2 रिएक्ट होता है H2 से और बनाता है NH3 अमोनिया, दैट इज अमोनिया। तो इसमें हम लोग के लिए देखिए ये पूरा एक बंडल है, ये एक पूरा पैकेट 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 है। इसका हाफ आपको नहीं मिलेगा, इसका पार्ट आपको नहीं मिलेगा, ये पूरी चीज़ मिलेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि जब बैलेंस करने के लिए नंबर लिखने की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ बीच में कहीं भी नंबर नहीं लिख सकते हैं। जो भी नंबर लिखना है इसके जस्ट पहले या इसके जस्ट पहले या इसके जस्ट पहले लिख सकते हैं, अदरवाइज हम और कहीं नंबर्स नहीं लिख सकते हैं। इसी को आगे देखते हैं। तो हम लोग नंबर कहाँ लिख सकते हैं, बता दिया गया कि हाँ हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ नाइट्रोजन 2 है, क्या नाइट्रोजन यहाँ भी 2 होना चाहिए, क्या नाइट्रोजन यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो आंसर है हाँ होना चाहिए। तो अगर यहाँ भी हम लोग 2 नाइट्रोजन ले लें तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा एक मॉलिक्यूल में, देखिए या इसका 2 यहाँ लिखने का मतलब है अब यहाँ NH3 प्लस NH3 हो गया है, प्लस NH सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस NH3 प्लस NH
3, ये 2 बार NH3 हो गया, तो एक में 3 है H और एक में 3H है, तो टोटल कितना H हो गया 6, टोटल H कितना हो गया 6। इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन कितना है 6 है। देखिए इसको 2 बार लिखना बड़ा मुश्किल लग रहा है, इसीलिए इसके आगे 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए नाइट्रोजन तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, इस साइड भी है और इस साइड भी है। हाइड्रोजन यहाँ 6 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन तो सिर्फ 2 ही है। अगर हम यहाँ पर 3 लगा दें तो ये भी क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, मतलब ये 3H2O का मतलब क्या है, इस 3H2O का मतलब है H2 प्लस H2 प्लस H2, ये मतलब है इसका। मतलब यहाँ टोटल कितने हो गए 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 6H2O हो गए हैं, 6H हो गए हैं। तो 6H इधर भी 6H इधर भी, तो ये फाइनली क्या हो गया बैलेंस हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया फाइनली बैलेंस। इसी तरह कोई भी मतलब इक्वेशन ले करके हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2 जब रिएक्ट करता है O2 से तो क्या बनाता है H2H H2O बनाता है, क्या बनाता है H2O। अगर H2O इसमें देखें तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ये 2 है, ठीक है बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 1 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ऑक्सीजन 2 चाहिए तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ हमें 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से यहाँ तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4। तो अगर इससे भी पहले हम 2 लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन इधर 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया, केमिकल इक्वेशन क्या हो गया इस तरह से बैलेंस्ड। होप यू आर क्लियर अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बैलेंसिंग कैसे बैलेंस करना है इस सबको आप लोग समझिए, ठीक है। देखिए ये सब एग्जांपल आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहाँ देखिए ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है, ये भी बैलेंस्ड है। तो इन सब में आप अगर गौर से देखेंगे तो LHS और RHS या रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, इस साइड और उस साइड देखेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम क्या होंगे बराबर होंगे। मतलब अगर ऑक्सीजन जिधर उधर जितना है तो उतना ही ऑक्सीजन इधर भी होगा। दोनों तरफ सेम अमाउंट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। और इसको बैलेंस करना कैसे है आप लोग होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखिए ये भी है, प्रैक्टिस इसका आप लोग बैलेंस करके प्रैक्टिस करिए, है ना, इसका भी प्रैक्टिस करिए बैलेंस करके। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, अदरवाइज ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगी। देखिए इसका आप लोग को बैलेंस करना हो करिए, ठीक है ना, बैलेंस करिए, ये सब आप लोग ट्राई करिए। अब अगला टॉपिक हम लोग का शुरू होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ हम लोग 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे और इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, देयर आर 4 मेन टाइप, लेकिन हम लोग 5 पढ़ेंगे। आगे देखिए, पहला केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन, इसी को सिंथेसिस भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट या 4 रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसकी खास बात क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट गेट कंबाइंड या गेट रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखिए यहाँ 2 अलग अलग चीज़ें मिल करके एक चीज़ बना दी हैं, इसी को सिंथेसिस भी कहते हैं, है ना। अब देखिए इसी का जस्ट अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट गेट डिकम्पोज या गेट रिएक्ट टू फॉर्म सेवरल प्रोडक्ट, 2 और मोर प्रोडक्ट। तो मतलब कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, एक दूसरे के उल्टे हैं। तीसरी टाइप की, ये पहली टाइप की केमिकल रिएक्शन है, ये फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन, ये सेकंड टाइप की, ये थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शन, समझ गए। देखिए इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को कहते हैं। जनरली हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल मतलब यहाँ एक ही एटम डिस्प्लेस होता है। तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज का बड़ा इंपॉर्टेंस है। इस रिएक्शन के लिए हमें क्या जानना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। अभी डिटेल में ये सब आएगा, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमें पता रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये एक कंपाउंड है,
इस कंपाउंड के इसके साथ रिएक्शन कराई गई, तो इसने इस रेड वाले बॉल ने इस नीले वाले बॉल को क्या कर दिया, हटा दिया, और यहाँ खुद आ गया और ये बॉल आउट हो गया यहाँ से, है ना। ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ दोनों आपस में आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं। मोर रिएक्ट, देखो इसमें क्या होता था सिंगल में कि मोर रिएक्टिव आयन डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव आयन, जबकि यहाँ क्या होता है कि देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स। आगे बढ़ते हैं, ये तो सिंबल्स के फॉर्म में है। अब रियलिटी में देखते हैं कि क्या है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन हुआ, ये डिकम्पोजिशन हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, और देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, a reaction in which two or more reactant get combined to form single product that is called combination reaction। यहाँ देखिए ए बी सी आपस में मिलकर ए बी सी बना दिए, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिए, तो ये सब कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है ना। देखिए ये क्विक लाइम आपस में रिएक्ट किया वाटर से और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस हीट निकल गई। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन का भी एग्जांपल है। तो इससे एक बात साफ होती है कि ये देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी दो सिस्टम हो सकते हैं, एक इंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक सभी रिएक्शन का पार्ट है, कोई अलग से वो टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं है, वो सभी रिएक्शन का पार्ट है। होप यू आर क्लियर अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन। देखिए कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन है। देखिए वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनाता है। देखिए यहाँ दो रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट है, तो मेनी रिएक्टेंट इनटू सिंगल प्रोडक्ट, तो ये होगा कॉम्बिनेशन। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अमोनिया HCl से रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है। तो ये सारी रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल्स हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। अब डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसका जस्ट उल्टा है। डेफिनेशन अभी कई बार हम लोग पढ़ लिए, ऊपर है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट गेट रिएक्ट टू फॉर्म सेवरल प्रोडक्ट, टू और मोर प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बनाए गए या उससे ज़्यादा, एक प्रोडक्ट की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हीट से रिएक्ट करके ये सब बना लेता है। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये हीट की वजह से। अच्छा, ये डिकम्पोजिशन तीन तरह का होता है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट देने की वजह से होता है। देखिए जैसे ये आयरन सल्फेट है या फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट दिया तो ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये बन गया, तो ये क्या डिकम्पोजिशन हुआ, लेकिन ये हीट सप्लाई होने की वजह से हुआ, इसलिए इसका नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन। कैसा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, एक ऐसा डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है या सनलाइट की मदद से होता है, तो जो सनलाइट की मदद से होगा वो वो क्या होगा, फोटो डिकम्पोजिशन। देखिए ये हीट की वजह से हो रहा है, तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। और ये किसकी वजह से, ये फोटो डिकम्पोजिशन है। कैसा डिकम्पोजिशन है, फोटो। जैसे AgCl जब रिएक्ट करता वाटर से, वो सनलाइट जब पड़ता है इस पर, तो Ag अलग हो जाता है, Cl2 अलग हो जाता है, और सिल्वर ग्रे कलर की होती है, सबको पता है ना। ठीक, आगे ऐसे ही देखो एक रिएक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन भी होता है, उसको भी बता देना चाहिए। एक होता, देखो एक हो गया थर्मल, एक थर्मल हो गया, एक फोटो हो गया, और एक होता है इलेक्ट्रो। ऐसा डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है H2O, सबसे छोटा और सबसे अच्छा। जब H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ H2 और प्लस O2 अलग अलग एनोड एंड कैथोड पर, ये कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है ना। तो ये इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन है। तो बताइए डिकम्पोजिशन कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है फोटो डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस भी इसी को कहते हैं। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो है ना, ऐसा कई बार जो है ना आ चुका है। कई साल के पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसमें ये चीज़ आया हुआ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, यही चीज़ तो अभी बता रहे थे। अभी यहाँ देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन, दोज रिएक्टेंट्स यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन, जैसे ये एग्जांपल इसका हो गया। ऐसे है इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, जो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी लेकर के डिकम्पोज होते हैं, मतलब टूटते हैं और सेवरल प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल है वाटर, NaCl का डिकम्पोजिशन करेंगे तो NaOH बनता है, H2O बनता है और Cl2 बनता है। और यही तो है क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस।
इस रिएक्शन को देख के समझ के चलिए, ये क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस है। क्या है ये? ये रिएक्शन है कौन सी? क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। क्योंकि यहाँ देखिए ये NaOH को एल्कलाई कहते हैं, और ये क्लोरो है ना, क्लोरो। तो इस रिएक्शन में दोनों चीज़ें बन रही है, इसलिए इस रिएक्शन को क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि ये NaCl प्लस H2O, इसका जो मिक्सचर होता है क्या कहलाता है? ब्राइन सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? ब्राइन सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन हो गया। फोटो डिकम्पोजिशन में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो NaCl को फोटोन मिलते हैं तो ये चीज़ बन जाता है। ओजोन को फोटोन मिलते हैं तो ऑक्सीजन और O में बदल जाता है ना। और यही AgCl है, जैसे इसी का एग्जाम्पल है कि AgCl जब इसको सनलाइट मिलती है, अच्छा, सन से आने वाली लाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को फोटोन कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ एक है, चाहे फोटोन लिखें चाहे सनलाइट लिखें। ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस आ गया, अरे ये फोटोन क्या है, घबराने की बात नहीं है इसमें। Ag बनता है प्लस Cl बनता है, तो सिल्वर बनता है और क्लोरीन बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। ऐसे ही इसका एक और एग्जाम्पल है AgBr। यहाँ मान लो 2 हो जाए तो यहाँ 2Ag बनेगा और ये Cl2 बन जाएगा, कंप्लीट रिएक्शन। ऐसे ये 2AgBr तो ये बन जाता है 2Ag प्लस 2Br2। तो इस तरह से क्लोरीन और ब्रोमीन गैस निकल जाती हैं और ये अपना बन जाता है। ये दोनों ही सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं, है ना। सनलाइट इसमें नेसेसरी है, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक, इसके बारे में पहले ही हम लोगों ने बात कर ली है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन कौन होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब अ रिएक्शन इन विच इज अकम्प्लेन्ड बाई इवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब रिलीज ऑफ हीट, मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ हीट एनर्जी रिलीज होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल रिस्पायरेशन है, एग्जाम्पल किसी चीज़ का जलाना है, एग्जाम्पल कंबस्शन है ना। ऐसे ही होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जहाँ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इन ऑर्डर टू क्रिएट रिएक्शन, इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, अलग से अपने हीट एनर्जी देना पड़ता है। और इसका यही एग्जाम्पल है इसका। यहाँ जब देखिए फोटोसिंथेसिस का ये एग्जाम्पल है, ये किस चीज़ का है? फोटोसिंथेसिस है। तो यहाँ सनलाइट मिलती है, सनलाइट, क्लोरोफिल जो है सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ये रिएक्शन कंप्लीट कराता है। ऐसे इसका ढेर सारा एग्जांपल ये भी है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हम हीट देते हैं, क्या देते हैं? हीट, तो CaO बनता है प्लस CO2 बनता है। तो ये भी इसी का एग्जांपल है। होप यू आर क्लियर, है ना। इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह की हैं जिन्हें हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट, मतलब a chemical reaction in which more reactive element displaces less reactive element। देखिए अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स एंड मेटल्स में हमें पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ देखिए, जिंक जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला जाता है तो यहाँ ये जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसने यहाँ से जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर निकल गया। और जो सोल्यूशन का कलर था, देखिए कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। और जिंक सल्फेट कैसा होता है? कलरलेस होता है। जिंक सल्फेट कैसा रहता है? कलरलेस। तो ये रिएक्शन हो गई, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे यहीं पर अगर कॉपर सल्फेट में जिंक की जगह आयरन डालते तो ये भी इसको डिस्प्लेस कर देता कॉपर सल्फेट से कॉपर को, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर को डिस्प्लेस करके यहाँ आयरन सल्फेट बनता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ऐसा एक एग्जांपल चेंज इन कलर में हम लोगों ने देख रखा है ना। और प्लस यहाँ आयरन निकल जाता, वो कॉपर निकल जाता, ठीक है। देखिए कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी,
जैसे यहाँ देखें कॉपर और जब जिंक सल्फेट से रिएक्ट करता है तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। तो कोई रिएक्शन ना होने के पीछे वजह यही है कि भाई यहाँ कहाँ रिएक्शन हो, है ना, क्योंकि ये इससे लेस रिएक्टिव है, इसीलिए रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह के होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल और डबल। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक ही आयंस का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ दोनों आयंस आपस में म्यूचुअली डिस्प्लेस होते हैं। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड, दोनों कंपाउंड के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट में ए ने बी और सी से रिएक्ट किया, तो ए ने इस बी को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, कहा हटो, और यहाँ से हटा करके ये बी उधर चला गया और ए सी बन गया। एग्जाम्पल ये भी है ना। विच ऑफ दोज रिएक्शन आर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, MgCl2 K3PO4, और यहाँ देखिए MgPO4 के साथ चला गया और K जो है Cl2 के साथ चला गया, Cl के साथ चला गया, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये कौन सी है, डबल, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ देखिए AgNO3 एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम NO3 हो गया ना, एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो गया और सिल्वर बाहर हो गया, तो यहाँ सिर्फ एक ही कंपाउंड था और एक एलिमेंट है, उसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो ये सिंगल है ना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब जनरली इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी का देखो ये Ni निकिल सल्फाइड, और जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो ये निकिल ऑक्साइड बन जाता है और SO2 बनने लगता है। तो यहाँ पर क्या है, ये डबल है, क्या है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखिए बेरियम सल्फेट, यहाँ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस है, जैसे सल्फेट के साथ देखिए यहाँ सोडियम है, लेकिन यहाँ सल्फेट के साथ देखिए बेरियम है, यहाँ Cl के साथ बेरियम था, वहाँ Cl के साथ Na है, तो यहाँ आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट। बाकी और सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर के मेटल हैं अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकते हैं, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। देखिए ये आयरन है, ये आयरन यहाँ है, जिंक यहाँ है, अभी जिंक था ना, जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया था, कॉपर को, और कॉपर कहाँ है, ये है। देखिए कितना डिफरेंस है जिंक और कॉपर का, इसीलिए जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, है ना। और ऐसे ही आयरन भी इसको डिस्प्लेस कर देगा। मान लो आयरन सल्फेट है और जिंक आ जाए, तो जिंक आयरन को भी डिस्प्लेस कर देगा आयरन सल्फेट में से, है ना, और कलरलेस सोल्यूशन बना लेगा, ग्रीन सोल्यूशन से कलरलेस बना लेगा। तो इस रिएक्शन में जो भी ऊपर के मेटल्स हैं वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करेंगे, मतलब करेंगे, ये याद रहना चाहिए हम लोग को। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए एक ऐसा रिएक्शन जहां पर रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जहां एसिड, कौन, एसिड रिएक्ट विद बेस, एक ऐसा रिएक्शन जहां एसिड रिएक्ट करता है बेस से, और आपस में ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और बनता है सॉल्ट एंड वाटर। अ केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म्स वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यू कैन सी, ये एक बेस है, ये क्या है, बेस, और ये एक क्या है, एसिड, और जब यहाँ रिएक्शन हुई तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया है सॉल्ट और ये वाटर है, सॉल्ट और वाटर बन गया। तो होप यू आर क्लियर अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐड ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ये चीज होता है। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन एंड लूज हाइड्रोजन देन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन, मतलब ये होता है कि ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैग्नीशियम है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, वाइट पाउडर, तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ऐसे ही रिडक्शन क्या होता है, ऐड ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का इससे ऐड हो गया, ये ऑक्सीजन निकल करके कॉपर अलग हो गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल ही गया, यही काफ़ी है रिडक्शन होने के लिए। मतलब ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना, ये पूरा किसके अंदर आ जाता है, ये पूरा हो जाता है रिडक्शन रिएक्शन। और पता है एक ऐसी रिएक्शन जहाँ ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब क्या हो रहा है, टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन वो रेडॉक्स रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जानना चाहिए। इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो देखिए एवरीडे लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शन के क्या इफेक्ट हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन के इफेक्ट हमारी लाइफ में, पहला इफेक्ट है रैंसिडिटी। व्हाट इज रैंसिडिटी। देखिए रैंसिडिटी तो वैसे ये कोरोना टाइम में कटा हुआ था ये टॉपिक, लेकिन पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आगे के लिए तो काम आएगा ही। देखिए व्हेन फैट एंड ऑयल, देखिए फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल जब ओपन स्पेस में रखे जाते हैं, खुले हुए स्पेस में रखे जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन, एयर की ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और इससे इनका टेस्ट और स्मेलिंग चेंज हो जाता है। इससे इनका स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है। एंड दिस फिनोमिना को ही हम लोग क्या कहते हैं, दे बिकम रैंसिड, और इनका टेस्ट और स्मेलिंग चेंज हो जाता है, और यही फिनोमिना क्या कहलाता है, रैंसिडिटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। तो ऑक्सीडेशन का ही तो इफेक्ट है ये। ऑयल एंड फैट तो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अगर ऐसे फूड को हम लोग बाहर या खुले खोल कर रख दें, अच्छा खाना बनने के बाद इसीलिए उसे ढक कर रखा जाता है। सोचो अगर उस फूड को ढक करके ना रखा जाए तो यही प्रॉब्लम है हर 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद। इसीलिए फूड को जितना होता है बंद करके रखते हैं, उसे हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जिससे कि वो फूड ऑक्सीडाइज ना होने पाए। बाय द वे अगर वो एयर से एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन उसे मिल गई और ओपन स्पेस मिल गया तो उससे क्या होगा, दिस फूड विल बिकम ऑक्सीडाइज, और ये रैंसिड हो जाएगा और इसकी स्मेलिंग और टेस्ट बदल जाएगा, फिर ये खाने के काबिल नहीं होगा। ठीक है, आगे ऐसे ही है। इससे प्रिवेंशन क्या है, कैसे हम इससे बचा सकते हैं, तो इसके लिए देखिए चिप्स के पैकेट क्या होते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। तो हमें अगर खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखें तो हम बचा सकते हैं। इसीलिए चिप्स के पैकेट क्या होते हैं, एयर टाइट बने रहते हैं, फूले हुए रहते हैं। हालांकि उसमें इसी का कंपनी वाले इसी का बड़ा फ़ायदा भी उठाते हैं कि सोचो उसमें नाइट्रोजन गैस भरना है तो चिप्स कम रहती है और गैस ज़्यादा रहती है, और फूला हुआ पैकेट दिखता है, सब लोग सोचते हैं बहुत ढेर सारा है, ले लेते हैं। रेफ्रिजरेशन मतलब खाने को फ्रिज में रखा जाए। अगर रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो भी फूड सेफ रहेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर डाउन कर देता है, उसको ठंडा करके रखता है। ठीक है, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। देखिए कई सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन होने नहीं देते, इन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इन्हें, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव। अच्छा कई बार आप लोग जैसे माजा लीजिए, माजा या कोल्ड ड्रिंक या कोई और पिकल्स वगैरह, तो उसमें कुछ चीज़ें नीचे बची हुई मिलती हैं, सॉलिड वेस्ट, तो वो यही होता है प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, ये इसीलिए मतलब उसमें मिलाए जाते हैं ताकि ये सेफ रहे। अब प्रिजर्वेटिव्स के एग्जांपल में जैसे प्रिजर्वेटिव में विनेगर है, विनेगर हो गया है ना, विनेगर इसका एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए बटर, चीज़, चिप्स, ये सबको इसीलिए पैक करके फ्रिज में रखा जाता है। अगला टॉपिक हम लोग का है कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या है, व्हेन मेटल्स आर अटैक्ड बाई सब्सटेंसेज अराउंड इट। देखिए बहुत सारी मेटल्स में क्या होता है, जब मॉइस्चर और एयर मिलती है, देखिए ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर में बहुत सारी गैसेज हैं, कोई ना कोई गैस मेटल को नुकसान करती है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस और वाटर, ये दोनों आयरन को जो है क्या कर देते हैं, कोरोड करा देते हैं। आयरन का क्या करा देते हैं, कोरोजन करा देते हैं।
अब पता है आयरन के कोरोजन को हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। आयरन के कोरोजन को हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग। तो ये जानना चाहिए, है ना। ऐसे सिल्वर में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। इसीलिए चांदी जो है ना सिल्वर ब्लैक कलर की हो जाती है, उसमें वो काली पड़ने लगती है। इसी तरह कॉपर की बात करें तो कॉपर जब ऑक्सीजन से सल्फर से रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फाइड बनाता है, जो ग्रीनिश कलर का एक कोरोजन होता है। ठीक है, देखिए सारी मेटल के लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो हम कोरोजन का वर्ड यूज करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें आयरन के लिए तो उसके लिए रस्टिंग यूज करेंगे। तो आयरन की क्या होती है, रस्टिंग। होप यू आर क्लियर अबाउट इट, है ना। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। देखिए रस्टिंग से हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो प्रिजर्वेशन कैसे है भाई, देखिए बाई पेंटिंग। अगर मेटल जैसे लोहे की चीज़ है तो उसे पेंट कर दें, या उस पर ग्रीस अप्लाई करें या ऑयल अप्लाई करें, जैसे इंजन वगैरह में ऑयल दिया जाता है ताकि वहाँ पर रस्टिंग ना होने पाए, वहाँ फ्रिक्शन ना बने। और इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, थर्मोप्लेटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर ऑफ नॉन रिएक्टिव मेटल ओवर द सरफेस ऑफ रिएक्टिव मेटल। मतलब कोई बहुत रिएक्टिव मेटल है जो एयर में आते ही रिएक्ट हो लेती है, तो उस मेटल के सरफेस पे हम नॉन रिएक्टिव मेटल की एक लेयर चढ़ाते हैं। अगर वो हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करते हैं, अगर ये चीज़ किसकी मदद से होता है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। ये किसकी मदद से होता है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। इस जगह बोर्ड की प्रॉब्लम है, इसको चेक कराना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है, कुल मिला के ये जानिए, ठीक है। किसकी मदद से होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ये सब होता है, ये जानना चाहिए। और ये किसकी मदद से होता है, ये हीट की मदद से होता है। ये किसकी मदद से होता है, हीट की मदद से होता है। इसके अलावा और एक क्या कर सकते हैं, एक जो एलॉइंग कर सकते हैं। एलॉइंग करने का फ़ायदा ये होता है कि देखिए एलॉय क्या होता है, एलॉय इज़ द मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसको इसलिए प्रिपेयर किया जाता है कि ताकि हम एक डिज़ायर क्वालिटी की मेटल बना सकें। जैसे आयरन क्रोमियम और जिंक से को मिला करके स्टील बनाया गया या ब्रास बनाया गया। तो इन सब मेटल को बनाने से फ़ायदा ये है कि हम एक डिज़ायर क्वालिटी, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन, या हमें हल्का मेटल चाहिए लेकिन स्ट्रॉन्ग भी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम बहुत सबसे हल्का लाइटेस्ट मेटल है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर होता है, उतना स्ट्रेंथ नहीं होती। तो उसको जो है ना हम लोग उसके एलॉय बनाते हैं, और उस जैसे ड्यूरालुमिन एलॉय बनाते हैं। तो वो एलॉय जो है ना फिर यूज़ होता है एरोप्लेन्स की बॉडी बनाने में, क्योंकि लोहे की बॉडी एरोप्लेन के नहीं बना सकते, लोहे से एरोप्लेन की बॉडी नहीं बना सकते, बहुत भारी हो जाएगा, उड़ने में दिक्कत होगी, है ना। उसे हल्का बनाना है और मजबूत भी बनाना है, इसीलिए उसमें ज़्यादातर एल्यूमिनियम के एलॉय का यूज़ किया जाता है। मतलब एल्यूमिनियम वीक होता है तो प्योर फॉर्म में एल्यूमिनियम को यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए इसी तरह से जैसे ज्वेलरीज देख लीजिए, क्या 24 कैरेट की ज्वेलरी बनती है, नहीं बनती है, क्योंकि कोई जो बनवाएगा अगर इसकी, तो वो आप ले आएंगे, एक दो बार पहनेंगे, पता लगा वो तिरछा मिर्चा हो गया, उसका शेप डिफॉर्म हो गया, क्योंकि वो बहुत वीक होता है, सॉफ्ट मेटल है। तो इसीलिए क्या करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, उसकी एलॉइंग करते हैं, वही एलॉइंग करके तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। और कभी 22 कैरेट की, कभी 18 कैरेट की। नॉर्मल ज्वेलरी 22 कैरेट की होती है, लेकिन अगर डायमंड का रहता है चक्कर, डायमंड विद गोल्ड चाहिए, तो उस केस में 18 कैरेट का बनाते हैं, है ना, ताकि प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल सके जो डायमंड को होल्ड कर सके। ओके, एलॉइंग हो गया। ऐसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेंड है, जो ब्यूटीफुल टेक्निक है एनोडाइजिंग। क्या है, एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग में क्या होता है कि एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की एक थिन लेयर डिपॉजिट कराई जाती है। अच्छा देखो, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तन देखिए खाना वाना बनाने में यूज़ होते हैं। उनकी मतलब उनके ढेर सारे यूटेंसिल्स होते हैं, कुकर होता है, बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, बहुत चीज़ें होता है। तो ये इसमें रस्टिंग क्यों नहीं लगता,
इसमें रस्टिंग हमें दिखाई नहीं देता। जैसे आयरन में जरा सा उसका कोई बर्तन यूज़ कर लें तो उसमें डायरेक्ट उसको जैसे ही धुल के रखते हैं तो उसमें कुछ टाइम के बाद उसमें रस्टिंग आ जाती है। लेकिन एल्यूमिनियम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका एक ऑक्साइड इसकी बहुत हेल्प करता है। इस एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जो उसे फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट होने से बचाता है। तो यही टेक्निक एनोडाइजिंग में यूज़ की गई कि देखिए एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है आयरन से, लेकिन आयरन में रस्टिंग हो जाती है लेकिन एल्यूमिनियम में नहीं होती। कहीं भी एल्यूमिनियम लगा होता है, अब तो डोर और विंडोज़ भी लग रहे हैं एल्यूमिनियम के, लेकिन वो वैसे का वैसा ही रहता है। हाँ, धूल मिट्टी चाहे जो लग जाए, लेकिन रस्टिंग वस्टिंग वाली बात तो नहीं आती। जबकि आयरन में क्या होता है, पेंट अगर ना कराया जाए या ग्रीजिंग ऑयलिंग ना दी जाए तो उसमें रस्टिंग लग जाती है। तो उसके पीछे यही बात है, आयरन एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। और इसी से एनोडाइजिंग टेक्निक डिस्कवर करी गई है कि मतलब अगर मेटल के सरफेस पे हम इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक थिन लेयर डिपॉजिट करा दें तो ये बर्तन में भी क्या होगा, क्रोजन नहीं होगा, उसका रस्टिंग नहीं होगा। और इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो होप यू आर क्लियर अबाउट दिस चैप्टर, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। बस लास्ट में जाते जाते यही कहेंगे, थैंक यू। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और सुटेबल लगा तो आपके दोस्त जो भी लोग 10th में हैं उनको शेयर करिए। ये चैप्टर वो भी पढ़ लें, उनका भी काम हो जाएगा। और इस चैनल पे इसी तरह के और ढेर सारे वीडियो आते रहेंगे, तो आप इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।